Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So I know that you people are very much worried about the amendments. So the students who could not, clear this time, डेफिनेटली उनके दिमाग में जो सबसे बड़ा इस समय थ्रेट चल रहा है वो ये कि अब हमें क्या टैक्स दोबारा से सारा पढ़ना पड़ेगा या खाली अमेंडमेंट से काम चल जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा डराया भी जा रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हो सकता है कि अब आपको पूरा टैक्स दोबारा से खरीदना पड़े। ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर दिसंबर के लिए तैयारी करी थी बट किसी वजह से अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, या फिर उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ऑप्ट आउट किया फॉर जून 2021, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका फाइनेंस एक्ट अब चेंज हो चुका है। बिकॉज अर्लियर आपने जो भी पढ़ा होगा दैट वाज एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 एंड नाउ फाइनेंस एक्ट 2020 विल बी एप्लीकेबल टू यू, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वन थिंग आई एम गोइंग टू एश्योर यू कि आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत काम आएगा जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। बिकॉज अमेंडमेंट्स क्या होती है? चेंजेस। एंड ट्रस्ट मी, चेंज उसी को समझ आता है जिसको मालूम हो कि पहले लॉ क्या था और क्या चेंज हुआ है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट चेंज। क्लियर है? सो प्लीज किसी तरह के कोई भी र्यूमर में मत पड़िएगा कि हमें नई क्लास खरीदनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं खरीदना। आप बिल्कुल जैसे पढ़ रहे थे उसी रजिस्टर को दोबारा खोलिए, सारा रिवाइज करिए। एंड जो मैं यहाँ पर अमेंडमेंट सीरीज आज से लेकर आ रहा हूँ, बस आपने रोज उस एक क्लास को साथ साथ देखना है। क्लियर है? और जहाँ जहाँ पे चेंजेस हैं बस वहीं पे जाके आपने नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? तो आपके जो नोट्स थे जो कि आपने दिसंबर के लिए बनाए थे वो ऑटोमेटिकली अमेंड होकर बन जाएंगे फॉर जून 2021। क्लियर है? एंड ये जितने भी अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फॉर सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। अगर कोई सी ए सी एम ए स्टूडेंट्स देख रहे हों तो डेफिनेटली उनके लिए भी सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। क्लियर है? तो एक एक अमेंडमेंट को मैं बहुत इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड दोज अमेंडमेंट्स। और अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो डेफिनेटली वी विल बी डिस्कसिंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दोज अमेंडमेंट्स ऑल्सो। क्लियर है? सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अच्छा, कुछ बच्चों को मुझसे हमेशा से कंप्लेंट रही है कि सर आप एक दिन आते हो फिर एक हफ्ता गायब हो जाते हो, तो सर गैप बहुत आ जाता है। तो इस बार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो अमेंडमेंट सीरीज है ये डेली आप तक पहुंचेगी। यानी कि आज मेरी फर्स्ट क्लास, कल सेकंड, परसों थर्ड। तो प्लीज आप लोगों ने जो भी मैं कराऊंगा आपने बिल्कुल उसी दिन उसको खत्म कर देना है और अपने रजिस्टर में जहां पर वो चैप्टर की नोट्स आपने बनाए थे वहां पर जाके उसको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? तो आपके जो नोट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाएंगे एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। क्लियर है? सो सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, प्लीज गेट रेडी नाउ। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउ अमेंडमेंट्स, राइट। सो दिस इज माई क्लास 1 और आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स में जो हम लोग एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई है दैट इज इन रेजिडेंशियल स्टेटस, हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स डेफिनेटली दिमाग में आ रहा होगा कि वेदर डीटी के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेशन आपके कोर्स में है। और जब हम टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट या फॉरेन टैक्सेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर नॉन रेजिडेंट का जिक्र होता है। और नॉन रेजिडेंट का जहां जिक्र होगा वहां पे रेजिडेंशियल स्टेटस डेफिनेटली अपना रोल प्ले करेगा। तो वेदर यू आर इन सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट और सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जब हम टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट या फॉरेन टैक्सेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका लिंक बनाकर क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो इसलिए पहले हम आराम आराम से समझेंगे कहाँ पर चेंज आया, फिर हम समझेंगे क्यों चेंज आया, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली उस पर हम लोग कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस में जो अमेंडमेंट आई है दैट इज़ ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। ठीक है ना? सिर्फ इंडिविजुअल्स के रेजिडेंशियल स्टेटस पे हम लोगों को एक अमेंडमेंट पढ़नी है, राइट।
अब वो अमेंडमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको याद कराऊंगा कि आपने पुराना लॉ क्या पढ़ा हुआ है। जब आपको पुराना लॉ याद आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज आया है और किस जगह पे चेंज आया है। क्लियर है? और फिर हम समझेंगे रीजन ऑफ दैट चेंज। डन? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब कहलाता है, तो आपको याद होगा कि फॉर एनी पर्सन टू बी कॉल्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, फॉर एनी इंडिविजुअल टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, उसका हम लोग स्टे देखते थे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर कौन सा होता था? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब हमने क्लास में पढ़ा भी था कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर होता है जिस ईयर का हम रेजिडेंशियल स्टेटस टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आई एम टेस्टिंग रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर 2020-21, तो इसका मतलब हम स्टे भी प्रीवियस ईयर 2021 का ही देखेंगे। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि इसमें दो बेसिक कंडीशन होती थी और अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती थी तो आप कहलाते थे रेजिडेंट इन इंडिया। याद आ रहा है? सर वो दो बेसिक कंडीशन कौन सी थी? पहली बेसिक कंडीशन में ये कहा गया था कि अगर आपका स्टे इंडिया में ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर पाया गया तो आप कहलाएंगे इंडिया में रेजिडेंट। क्लियर है? तो ये फर्स्ट कंडीशन होती थी जिसके अंदर अगर आप इंडिया में 182 डेज और उससे ज्यादा पाए गए तो आप बन जाते थे रेजिडेंट। क्लियर है? और अगर आपने लाइव क्लासेस मेरी ली हो तो आपको याद होगा हमने ये समझा था कि बहुत आसानी से लोग पहली कंडीशन को मिसयूज करते थे। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में आते थे काफी समय के लिए और 182 डेज से एक दिन पहले ही वो इंडिया से चले जाते थे। ठीक है ना? जिससे वो हमेशा नॉन रेजिडेंट ही बने रहते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने उनको ट्रैप करने के लिए कंडीशन नंबर 2 बनाई थी। अब याद करो कंडीशन नंबर 2 क्या था? कंडीशन नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन या इंडिविजुअल इंडिया में ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर वो स्टे करता पाया गया more than or equal to 60 days along with 365 days or more in 4 previous year preceding the relevant previous year। आपको याद आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर बिकॉज दिस इज नॉट अमेंडमेंट, ये हमने पहले पढ़ा था। तो उसको हम कंडीशन नंबर 2 में बना देते थे अपना रेजिडेंट। आई एम वेरी श्योर आपको याद आ गया होगा। सो हमने बेसिक कंडीशन में 2 पढ़ी थी, या तो आप फर्स्ट कंडीशन में ट्रैप होते थे या फिर आप कंडीशन नंबर 2 में ट्रैप हो जाते थे। राइट? ठीक है। अगर आपको याद हो तो कंडीशन नंबर 2 बहुत हार्श कंडीशन मानी जाती थी। इसको हम बहुत हार्श बोलते थे, रीजन बीइंग क्योंकि अगर आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जस्ट 60 दिन या उससे ऊपर आते थे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती थी कि आप इंडिया में क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट, और ऐसे में आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो फिर गवर्नमेंट ने इस सेकंड कंडीशन में से इफ यू रिमेंबर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल को रिलैक्सेशन दी थी। कुछ याद आ रहा है? तो वो 3 कैटेगरी कौन सी थी? आइए याद कर लेते हैं उसको भी। सर वो 3 कैटेगरी जिनको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी वो था, एक तो इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि लीव करता है इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। याद आ रहा होगा आपको, मैंने कहा अभी अमेंडमेंट नहीं है, पहले पुराना समझेंगे तभी मैंने कहा नया समझ आएगा और फिर उसका रीजन समझेंगे। क्लियर है ना? तो 3 लोगों को हमने यहां पर छूट दी थी। पहला, जो इंडिया को लीव करेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर हो और इंडिया को छोड़कर जा रहा हो, प्रोवाइडेड वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है? और तीसरा, अगर आपको याद हो तो उसमें आपने ये पढ़ा था, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करता है, जो इंडिया में विजिट करता है उसके लिए भी सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती थी। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये जो 3 लोगों को हमने यहां पर छूट दिया था, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 लोग वो थे जिन पर सिर्फ कंडीशन नंबर 1 ही अप्लाई होती थी? अब वो कंडीशन नंबर 1 कौन सी थी? 182 डेज वाली। तो यहां तक मेरे ख्याल से हमें याद आ गया। पुराना वाला पढ़ाया मैंने, पुराने वाले में एक बार फटाफट से रिकैप करूंगा। कोई भी पर्सन इंडिया में रेजिडेंट, मैं बार बार पर्सन बोल रहा हूं बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब होता है? सेक्शन 6(1) बताता था। सेक्शन 6(1) में बेसिक कंडीशंस बताई गई थी, या तो आप कंडीशन 1 में ट्रैप हो जाएंगे या फिर आप कंडीशन 2 में ट्रैप हो जाएंगे। कंडीशन 2 हार्श थी,
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंडीशन 2 में से 3 लोगों को रिलैक्सेशन दिया था। वो 3 लोग कौन कौन से थे? इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इंडिया फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन अगेन individual who is citizen of India, and again he is crew member of Indian ship and leaving India along with ship. फिर उसके बाद तीसरा था सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट करने आया था। क्लियर है? इन तीनों लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कहा ओके फाइन, 60 डेज वाली क्राइटेरिया आप पे नहीं लगेगा, आपका इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 182 डेज वाली कंडीशन पर। याद आ गया? वेरी गुड। अब समझना है चेंज कहां पर आया। देखिए, अब चेंज मैं बताने से पहले रीजन भी समझाने जा रहा हूं, ठीक है? इंडिया में बहुत से ऐसे लोग भी विजिट करते थे जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, रहते वो बाहर ही हैं और वो हाई नेटवर्थ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल्स हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मैं रिपीट करूंगा, दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। क्लियर है? गवर्नमेंट ने अब क्या किया, ये जो थर्ड कंडीशन थी ये वाली, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट करने आया था, गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों को इंस्टेड ऑफ 182, क्योंकि अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि इन पर कंडीशन 2 नहीं लगती, मतलब क्या इन पे कंडीशन 1 लगती है? बिल्कुल। कंडीशन 1 लगती है का क्या मतलब हुआ कि इनके लिए स्टे कितना देखा जाएगा? 182 डेज। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि यार 182 डेज इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा पीरियड है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन फाइनेंस एक्ट 2020, उन्होंने कहा ओके फाइन, ये जो तीसरी कंडीशन है ना, इसको हम 120 डेज और मोर कर देंगे अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आओगे तो। प्लीज समझिएगा, 182 डेज हटाया नहीं गया, ये अभी भी है, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में जाएगी तो वो 182 डेज को रिप्लेस करके हम उसको 120 डेज पे ले आएंगे। ये ध्यान रखना है आपने। सर इसका मतलब आज भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन लोगों को 60 डेज वाली कंडीशन से एग्जाम्पशन मिली हुई है, तो वो आज भी ये 3 है। लेकिन लॉ ने पहले ये लिखा था कि इन तीनों के लिए कंडीशन नंबर 2 ना लगाकर 1 लगाओ। 1 लगाने का मतलब क्या इनके लिए 182 ही देखना था? बिल्कुल। लेकिन अब थर्ड कैटेगरी जो है हमारी, प्लीज ध्यान रखेंगे किस पर? थर्ड कैटेगरी पे गवर्नमेंट ने कहा 182 तो अभी भी है, लेकिन अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में फॉल कर गए तो फिर आपको 182 दिन का बेनिफिट ना मिलकर क्या 120 डेज का ही मिलेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, अब उसको भी हम चेक करेंगे। क्लियर है? तो पहले अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो लीजिए मेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एज पर FA 2020 कहते हैं कि ये जो फर्स्ट कंडीशन पीरियड ऑफ 182 डेज, इसको इन्होंने 120 डेज कर दिया। किसके लिए? थर्ड केस के लिए। अब थर्ड केस कौन सा था? जो सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने आया था, इनका 182 की बजाय कितना करेंगे हम? 120 कर देंगे। लेकिन कब? इफ सच इंडिविजुअल इज हैविंग टोटल इनकम मोर देन 15 लाख। इसका मतलब नेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को किसको कहा गया? जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे सुनेंगे। अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, यानी कि जो 15 लाख हम बता रहे हैं वो अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स होनी चाहिए। तो फिर ऐसे में हम आपके लिए इंस्टेड ऑफ 182 डेज हम इसको रिड्यूस करके कितना कर देंगे? 120 डेज। मैं अभी भी रुक रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आंसर दीजिएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सपोज करो आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन नाउ। सपोज अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और वो स्टे करता है आउटसाइड इंडिया। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। वो स्टे करता है आउटसाइड इंडिया,
ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने आंसर सोचना है, और अगर आपको समझ आए तो आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना भी है। एक सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि इंडिया से बाहर स्टे करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी टोटल इनकम 6 लाख रुपए है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम, सीधा लिख लो फॉरेन इनकम्स, फॉरेन इनकम को छोड़कर इसकी टोटल इनकम बन रही है 6 लाख रुपए, और ये आदमी सपोज करो विजिटेड टू इंडिया। क्वेश्चन आप मेरा समझ चुके हो, बताओ अगर ये आदमी इंडिया में विजिट करता है तो आपके हिसाब से इस आदमी के लिए कितना स्टे होगा कि ये रेजिडेंट बन जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या इसके लिए आज भी क्या स्टे 182 डेज और उससे मोर ही होना चाहिए? तो इसका मतलब इन लोगों के लिए देयर इज नो अमेंडमेंट। आई होप सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज अमेंडमेंट किस पे आई है? उन लोगों पर आई है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। सपोज एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि रहता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और वो विजिटेड करता है इंडिया में, और अगर मैं कहूं कि उसकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ना प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे इसको, और इसने सिर्फ 130 दिन इंडिया में रहा। चलो जी बताओ, अब मुझे बताओ क्या ये रेजिडेंट होगा या नहीं होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल, FA 2020 एप्लीकेबल एंड ही विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो इसका मतलब चेंज कहां पर आया? चेंज आया थर्ड वाले पोर्शन में, और वो भी कब? अगर आप हाई नेटवर्थ हो, और हाई नेटवर्थ आप कब होते हो? जब आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाएगी 15 लाख। लेकिन याद रखना, ये टोटल इनकम की जब भी बात आएगी तो आपने ये ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, प्लीज वर्ड समझेंगे, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ठीक है ना, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या होता है? सर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। क्या पहले जितना मैंने कराया वो समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। एक बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज समझ लेंगे दोबारा से। मैंने कहा आज भी अगर कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है और लीव करता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्या उसके लिए कोई चेंज है? नो। क्या उसके लिए आज भी 182 डेज है? ठीक है। अगर कोई पर्सन क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, उस पर कोई चेंज है? नहीं है। क्या उस पर आज भी 182 है? बिल्कुल सही। तीसरा, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विजिट करता है इंडिया में, और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 10 लाख रुपए है, क्या उस पर कोई चेंज है? नहीं है। समझ आ गया? तो ये सब पुराने वाले लॉ में चले गए। अच्छा, अब अमेंडमेंट पे आते हैं। अगर कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, क्या वो अगर विजिट करे तो क्या वो अमेंडमेंट में आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज उसकी टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख रुपए। सो नाउ ही विल बी कवरिंग इन द अमेंडमेंट पोर्शन। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्टेड ऑफ 182 उसके लिए थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा प्रिविलेज कम कर दिया। क्या उसको 120 डेज पे ही, या जैसे उससे एक्सीड करेगा क्या वो रेजिडेंट बन जाएगा? बिल्कुल सही। क्या समझ आ गया जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट फॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 के अंदर कवर अप हो गई। ठीक है जी, ठीक है सर। तो सर इसको लर्न कैसे करना है? कुछ भी नहीं है यार, बस जितने भी लोग बाहर रहते हैं, या वो सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और अगर वो इंडिया में घूमने आ रहे हैं, विजिट करने आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, और अगर वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो उनको 120 दिन का टाइम दे दिया गया बस। अगर वो उस दिन या 120 दिन या उससे ज़्यादा रहेंगे तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे। तो क्या उनको 120 दिन से पहले जाना पड़ेगा? सिंपल। क्लियर है? ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स क्या होता है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए, फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है कि वो इनकम अक्रूअराइज कहाँ होनी चाहिए? आउटसाइड इंडिया। तो वो यही कह रहा है, कहते हैं इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है
income which accrue arise outside India and which is not deemed to accrue arise in India. accrue arise कहाँ हुई है? outside India, और वो इंडिया में accrue arise नहीं हुआ. लेकिन यहां पर उन्होंने लिख दिया एक्सेप्ट उन इनकम को छोड़कर जो कि डिराइव की गई थी उस बिजनेस से जो कि कंट्रोल कहां से हो रहा था? इन इंडिया से, या उस प्रोफेशन से जो कि सेटअप कहां पे था? इंडिया में. तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन रहता बाहर है लेकिन अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो वो सारी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नहीं होगी, ये ध्यान रखना. क्लियर है? ठीक है सर. ओके सर. फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है सर? एनी इनकम विच इज अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड विच नॉट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया. खत्म. और डेफिनेटली वो इनकम फॉरेन सोर्स नहीं कहलाएगी जो कि इन रिलेशन टू दैट हो बिजनेस, जो इन रिलेशन टू दैट बिजनेस जो कि सेटअप इंडिया में है, यानी कि प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया या बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया. क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया. ओके फाइन. तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट कवर अप हो गया है. चलिए अब इसी चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई, सेक्शन 61A. नाउ फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीम्ड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेजिडेंट. अच्छा, कोई मुझे बताएगा डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या है? मान लिया जाएगा कि आप इंडिया में क्या हो? रेजिडेंट हो. सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उस पर अगर 61 की कंडीशन नहीं लगी तो भी क्या वो रेजिडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी तो. ठीक है जी. अब ये कंडीशंस क्या हैं आराम से मैं आपको समझाता हूं एंड रीजन भी बताऊंगा. ठीक है. देखिए होता क्या है, आज ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं. ठीक है. और वो कुछ ऐसी कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं जहां पर देयर इज नो टैक्सेशन. उनका वहां पर टैक्स ही नहीं है. ठीक है जी. अब गवर्नमेंट कहती है कि यार हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स बना रखे हैं, जहां जहां पे डबल टैक्सेशन होती है वहां पर हम हर जगह पे आपको रिलीफ देते हैं. ठीक है. अब एक आदमी जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड लेट्स से वो रहता है किसी ऐसी कंट्री में जहां पर देयर इज नो टैक्स. ठीक है. तो गवर्नमेंट कहती है कि यार ऐसे आदमी को जो कि इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करके बैठा हुआ है, भले ही वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी कंट्री में है जहां पर उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, तो उस आदमी को हम इंडिया में क्या कहलाएगा? वो डीम्ड रेजिडेंट. ये ध्यान रखना, क्या कहलाएगा? डीम्ड रेजिडेंट. लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि वो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होना चाहिए. अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या है वो आपको मालूम है, बताओ क्या? जिसकी टोटल इनकम शुड बी मोर देन 15 लाख एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस. क्लियर हो गया? आइए देखते हैं जरा. कहते हैं डीम्ड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नंबर 1 आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो. नंबर 2 आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इज मोर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड. मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो. ठीक है. एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया. मतलब आप उस किसी भी कंट्री में आप टैक्स पेबल नहीं हो. तो गवर्नमेंट कहती है भाई इसको पकड़ो. अब इसको पकड़ने के लिए क्या उसको पहले इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल. अब मेरा एक क्वेश्चन है, पेपर में एक क्वेश्चन आया कि एक आदमी पे ये तीनों कंडीशन मैच कर गई हैं. अब वो इंडिया में आता है सिर्फ 2 दिनों के लिए. बताओ क्या वो रेजिडेंट है या नहीं? बिल्कुल है. कारण क्योंकि ऐसे केस में हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक ही नहीं कर रहे. आप समझ रहे? कंडीशन 1, कंडीशन 2 ये आपने टेस्ट ही नहीं करनी. आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि जब हम सेक्शन 61A पढ़ रहे हैं तो हम उस पर डीमिंग फिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और जहां आप डीमिंग फिक्शन अप्लाई कर रहे हो मीनिंग देयर बाय कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में नहीं जाना, हम तो आपके ऊपर थोप रहे हैं कि आप इंडिया में क्या है? रेजिडेंट हैं. हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है, और वो रिलीफ क्या दिया है? ओके फाइन, हम एक काम करते हैं. आपको याद होगा इंडिविजुअल के फर्दर 2 बाइफर्केशन होते थे, ROR, RNOR. याद है आपको? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, क्योंकि ROR को हम ज्यादा टैक्स करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो स्कोप ऑफ इनकम, तो हम
क्योंकि हम आपको जबरदस्ती रेजिडेंट बना रहे हैं तो हम आपको स्टेटस किसका देंगे, RNOR का। तो आप लिख लीजिएगा, इफ ऑल अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ही शैल डीम टू बी RNOR। ROR नहीं मानेंगे इसको, RNOR। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज RNOR, तो अगर आपको याद हो, मैं भी वैसे पढ़ाऊंगा, 6 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में, कि RNOR कौन होता है। तो अब उसमें 2 कंडीशन आपने पढ़ी थी, अब 2 और ऐड हो गई हैं जो मैं भी पढ़ाऊंगा। तो उनमें एक कंडीशन जो ऐड हुई है वो कौन सी है, द पर्सन हु इज डीम्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया विल ऑलवेज बी RNOR इन इंडिया। याद रखना, वो कभी भी ROR नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो 2 अमेंडमेंट मैंने आपको कराई 6(1) में और 6(1)A, जो कि न्यूली इंसर्टेड सबसेक्शन था, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। तो मेरे साथ फटाफट से एक बार मुझे रिवाइज करा दो, डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है। सर, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब आपने बताया है कोई भी इंडिविजुअल जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो और उसने कहीं और किसी भी कंट्री में टैक्स पेबल नहीं हो, तो उसको हम डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे। एंड वंस दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज डीम्ड रेजिडेंट, तो उस पर वो बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी, क्योंकि हम उसको जबरदस्ती बना रहे हैं रेजिडेंट। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको ROR ना बनाकर क्या RNOR बना देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप सो अंडरस्टूड नाउ। लॉक करें? ठीक है। अब इसके बाद ना मैं जब सारा कुछ करा दूंगा ना, तो फिर मैं एक चार्ट बना दूंगा, बस उस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूरी खत्म विद ऑल अमेंडमेंट्स। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट नंबर 3। ठीक है जी, अमेंडमेंट नंबर 3 इन दिस सेम चैप्टर, और वो है सेक्शन 6(6). ठीक है ना, RNOR। अब आप मुझे बताओ, RNOR जब हमने इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा था, तो कौन इंडिविजुअल RNOR होता था? आपको याद होगा, मैं आपको पहले याद करा देता हूं। 2 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई हैं कि अगर वो ड्यूरिंग 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मैं रिपीट करूंगा, 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर वो आउट ऑफ 10 9 टाइम्स नॉन रेजिडेंट हो जाए। याद आ रहा है कुछ? आउट ऑफ 10 9 बार अगर वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। क्लियर है? या फिर अगर इंडिया में 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर उसका स्टे 729 डेज या उससे कम पाया गया। 729 डेज या उससे कम पाया गया। सर, आपने हो सकता है दूसरे तरीके से पढ़ा हो, आपने ऐसे पढ़ा हो कि ROR कौन होता है, तो आपने ऐसे भी पढ़ा हो सकता है। ROR वो होता है, नंबर 1, जो एटलीस्ट 2 बार आउट ऑफ 10 टाइम्स रेजिडेंट है और जिसका मिनिमम स्टे 730 डेज है। हो सकता है आपने ऐसे पढ़ा हो। एक्चुअली में वो पॉजिटिव लैंग्वेज है, ये नेगेटिव लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। अगर मैं आपसे पूछूं RNOR कौन होता है, तो आपने कैसे बोलना है? 10 में से 9 बार नॉन रेजिडेंट, या फिर 7 साल। अच्छा, ये 7 साल कौन से लेने हैं? देखो, ये भी मैं आपको समझा देता हूं, कई बच्चों को नहीं याद होता। देखो, 7 ईयर्स कौन से लेने हैं? सपोज करो आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो प्रीवियस ईयर 2021 का, तो 7 प्रीवियस ईयर कौन से लेने हैं? इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गया। ठीक है ना, ये 7 साल। अगर आपका स्टे 729 डेज या उससे कम है, तो आप बन जाओगे RNOR। ठीक है ना, आप जैसे मर्जी पढ़ लेना। आपने वो 2 कंडीशन जैसे पढ़ी हैं, वो ROR की थी, मैं पढ़ा रहा हूं RNOR। ठीक है ना, प्लीज समझिएगा, मैं उसका रिवर्स पढ़ा रहा हूं। हालांकि अगर आपने वैसे पढ़ा तो वो भी ठीक है। अब RNOR के अंदर 2 और व्यक्ति ऐड हो गए। बताओ कौन सा ऐड हुआ होगा? सर, एक तो डीम्ड रेजिडेंट। बहुत बढ़िया। एक कौन है? डीम्ड रेजिडेंट। बिल्कुल सही, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। द पर्सन हु इज डीम्ड एज रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)A, वो आज के बाद हमेशा क्या कहलाएगा? RNOR। वो ROR कभी बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना? ठीक है। अब एक और आ गया। अब ये कौन है? मैं चार्ट बनाऊंगा, मुझे मालूम है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये, बट मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, समझ आ जाएगा। ये फिर से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। सर, फिर से आ गया ये? बिल्कुल आ गया।
अब ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन है, मैं थोड़ा सा पहले समझाता हूं। देखिए गवर्नमेंट ने क्या नोटिस किया, मैं आपको पहले याद करा देता हूं, है ना। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, आप ना उस चार्ट को बनाओ आप, ठीक है, फिर आपको तभी समझ आएगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अब ये कौन होते हैं बताने की जरूरत नहीं है सर, ये वो लोग हैं जिनकी टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। एक्चुअली में ना सारा लफड़ा ना इसी का ही है, बस अगर ये समझ आ गया ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या नोटिस करा कि ये दो तरह के लोग हैं, ये दो तरह के लोग हैं, प्लीज समझिएगा, ये दो तरह के लोग हैं। अब ये दो तरह के कौन से हैं, गवर्नमेंट ने देखा कि एक वो जो कि नॉट पेइंग टैक्स आउटसाइड इंडिया, जो बाहर टैक्स ही नहीं दे रहा, और दूसरा कौन है, हु इज पेइंग टैक्स आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर टैक्स पे करेगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल नाउ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो टैक्स दे ही नहीं रहा, दूसरा जो टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब नॉट पेइंग टैक्स वाले को तो हमने 61A में ले लिया, इसको तो हमने बोल दिया भैया डीम्ड रेजिडेंट है तू, और तेरा स्टेटस RNOR रहेगा, क्लियर, ठीक है सर। लेकिन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं जो कि टैक्स देते पाए गए आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो फ्री नहीं थे, तो उन पर 61A तो लगेगा ही नहीं, बिल्कुल सही। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो डीमिंग फिक्शन है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, दो तरह के हैं, एक जो बाहर टैक्स दे रहे हैं, एक जो नहीं दे रहे। जो नहीं दे रहे वो बन गए डीम्ड रेजिडेंट, एंड वंस यू आर डीम्ड रेजिडेंट मीनिंग देयर बाय एवरी टाइम क्या मैं ये मान लूं कि आप डीम्ड रेजिडेंट हैं और आप RNOR हैं, तो टेस्ट कुछ नहीं करना, इस पे डेज भी काउंट नहीं करने, कुछ नहीं करने, क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो बाहर टैक्स दे रहे थे उन पे अमेंडमेंट क्या आई, उनके लिए उन्होंने 182 डेज से कम करके कितना बना दिया, 120 डेज बना दिया। ये भी समझ आ गया हमें, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बहुत सिंपल है, इतना तो आसान अमेंडमेंट है, हाँ बस यही तो एक अमेंडमेंट है। अब इसमें एक अमेंडमेंट और सुन लो, वो क्या, अब इस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ये 120 दिन से ज्यादा रहेंगे, लेकिन नॉट मोर देन 182 डेज, प्लीज ये समझना है हमें, मैं आपको दिखा देता हूं, बस यही है एक अमेंडमेंट। अगर ये लोग 120 डेज और मोर रहेंगे लेकिन 182 से कम रहेंगे, तो इन्हें बना दिया जाएगा RNOR। इसका मतलब अब आप समझो, इनको पहले डिसएडवांटेज में रखा गया, फिर थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया। कैसे सर, देखो, इनको पहले मिलता था 182 दिन, इनको घटाकर बनाया गया 120 दिन, तो अब इसका मतलब जितने लोग 120 दिन या 121 दिन के लिए आए वो बन गए रेजिडेंट। अब वो चिल्ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा चल यार चिल्ला मत, अब हम तेरे को एक और ऑप्शन दे रहे हैं, रेजिडेंट तो तू बन गया, 182 डेज से पहले चला जाइयो, तो तुझे हम ROR ना बनाकर क्या बना देंगे, RNOR। सर आप प्लीज समझिएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ओरिजिनल लॉ आता है। RNOR थोड़ा सा प्रिविलेज्ड होता है, उसके ऊपर कम टैक्स लगते हैं इन कंपैरिजन टू ROR, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप समझो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मेरा खत्म हो गया बस ये, ठीक है, मेरा खत्म हो गया, फिनिश। दो तरह के हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कितने तरह के हैं, दो तरह के। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन होते हैं सर, सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, बहुत बढ़िया। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला जो कि इंडिया में कहीं पे टैक्स नहीं दे रहा, एक जो डेफिनेटली टैक्स भी दे रहा है। जो कहीं पे भी नहीं दे रहा 61A में ले लो उसको, जैसे 61A में लिया डीम्ड रेजिडेंट, और डीम्ड रेजिडेंट के साथ साथ वो RNOR, फिनिश, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं टैक्स दे रहे हो तो फिर आप डीम्ड रेजिडेंट में तो नहीं आओगे, नहीं सर, तो फिर आप किस में जाओगे सर, फिर आपके लिए 120 डेज चेक करेंगे, क्योंकि 182 डेज से रिड्यूस करके इनको कहां लाया गया, 120 डेज। अब ये चिल्लाने लग गए तो इनको एक प्रिविलेज दे दिया, चल कोई बात नहीं, 120 दिन या ऊपर रहेगा रेजिडेंट तो तू बन गया, तेरे को एक मौका दे रहे हैं, 182 डेज से पहले चला जाइयो, तुझे हम RNOR का स्टेटस दे देंगे। कम ऑन, किसका स्टेटस दे देंगे, RNOR का स्टेटस दे देंगे, क्लियर है। एंड दैट्स ऑल विद माय ऑल अमेंडमेंट्स। सो
रेजिडेंशियल स्टेटस की सारी अमेंडमेंट्स का वक्त खत्म। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। अगर आपने लिख दिया दैट मीन्स ये अमेंडमेंट आपको पूरी समझ आ गई है। क्लियर है? चलिए फटाफट से लिखेंगे जरा। और ये अमेंडमेंट जो मैं कराता हूं ना, सुनो, क्वेश्चन जो भी मैं कहूं और जो मैं पूछूं आंसर जरूर देना, गलत दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगेगा कि यस यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज थिंग्स एंड देन डेफिनेटली लेक्चर का लेवल विल बी ऑन द टॉप। क्लियर है? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखेंगे जरा। सपोज करो मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, दुबई में रहता है, ठीक है, उसका स्टे दुबई में है, ठीक है, एंड डू नॉट पे टैक्स इन एनी कंट्री, ठीक है, और उसकी टोटल इनकम जो है वो 20 लाख है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। मेरा क्वेश्चन है क्या वो रेजिडेंट है या नहीं? इफ यस देन वो ROR है या RNOR है, ठीक है ना? या आपने बस अगर आपने ये बता दिया तो समझ आ गया आपको, ठीक है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, फटाफट से कर लेते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जितने भी स्टूडेंट्स का इस बार क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना बेटा, ठीक है? इस बार आपका ग्रुप निकलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? एंड आई एम अगेन प्रॉमिसिंग यू विल फाइंड माई क्लास एवरी डे, ठीक है? रोज मिलेगी आपको ये क्लास। एंड आई हैव यू नो वेरी 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 गुड प्लान फॉर यू। चिंता ही मत करना अब, ठीक है? आग लगा देंगे इस पेपर को, ऐसी तैयारी कराऊंगा मैं आपकी, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना? तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलो अब लिखो जरा नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे जरा सारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मिस्टर एक्स, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, यूके में रहता है और विजिटेड करता है इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2020-2021 फॉर 122 दिनों के लिए, ठीक है, और उसकी टोटल इनकम जो है ना वो 6 लाख रुपए है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। बताओ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? और अगर रेजिडेंट है तो आपने बताना है ROR है या RNOR है। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट से करना है आपने, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर चाहिए मुझे, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर एक्स सपोज करो अगेन यूके में रहता है, ठीक है, यूके में रहता है और है सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? और अच्छा, पिछले वाले केस में एक चीज मैं बताना भूल गया कि पेज टैक्स इन यूके, ठीक है ना, वो यूके में टैक्स भी पे कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट वाले में लिखेंगे यूके है सिटीजन ऑफ इंडिया, पेइंग टैक्सेस इन यूके, पहले ही बता दूं मैं आपको, ठीक है, विजिटेड इंडिया 170 दिनों के लिए। क्वेश्चन, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? इफ रेजिडेंट, ROR है या RNOR? दैट्स इट, ठीक है? ये 3 क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूं तीनों के आंसर्स मुझे मिलेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और कल हम लेकर आएंगे अमेंडमेंट नंबर 2, ठीक है जी? सो छोटी अमेंडमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली इन वन डे आई विल बी कवरिंग 4-5 अमेंडमेंट्स, और अगर कोई बड़ी और अच्छी अमेंडमेंट होगी तो हम अच्छे से तमीज से इन डेप्थ वे में पढ़ेंगे उसी अमेंडमेंट को इन दैट पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जून के अंदर जो पेपर आने वाला है, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, पूरा अमेंडमेंट बेस्ड पेपर होगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी अमेंडमेंट होंगी वो सारी 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे और बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।